नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे जून महीने का गिरिराज पत्रिका का। ये हमारा पहला पार्ट है, जून 2026 का ये पहला पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर जो है वो लिंक कर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं, चाहे वो मई महीना है, जनवरी से मई तक, पिछले साल के भी सारे गिरिराज पत्रिका के हर मंथ को, हर एक पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सब के पार्ट अलग से एक प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। मंथली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। अभी तो आप जानते हैं कि जून 22 तक जो है टेलीग्राम पर बैन लगा हुआ है। अगर टेलीग्राम कंटिन्यू हो जाता है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको हर एक पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जून 2026। तो बोलते हैं कि जून 2026 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसको जो है वो सौंपा गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है वो बनाए गए हैं। फुल फ्लेज्ड चार्ज जो है वो किसी को नहीं दिया गया है। फिलहाल हम जून महीने की अगर बात करते हैं, जून स्टार्टिंग की अगर हम बात जो है वो करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि जून महीने में जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसको सौंपा गया है, तो ये के पंत को जो है वो सौंपा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर चीफ सेक्रेटरी की बात की जा रही है तो ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के ये जो नए मुख्य सचिव बने हैं, जिनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, ये 1993 बैच के जो है वो वरिष्ठ IAS अधिकारी जो हैं वो हैं। और आपने ध्यान रखना है कि इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे वो संजय गुप्ता थे। संजय गुप्ता जो है वो रिटायर हो गए। अब संजय गुप्ता रिटायर हो गए तो उनकी जगह जो है वो के पंत को एडिशनल चार्ज सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य पोस्टें हैं उनके ऊपर कौन अभी जो है वो विराजमान है, मतलब किसके पास कौन सी पोस्ट है, वो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। स्टार्टिंग हम करेंगे, जब चीफ सेक्रेटरी की बात की जा रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश की भी जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो उसके चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो गवर्नर जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है। तो गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के बनाया गया है वो कविंद्र गुप्ता को जो है वो बनाया गया है। कविंद्र गुप्ता अभी हिमाचल प्रदेश के जो है वो गवर्नर हैं। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की, तो डीजीपी हिमाचल प्रदेश के जो है वो कौन है। जो करंट टाइम में डीजीपी हैं वो अशोक तिवारी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो डीजीपी हैं। ये डीजीपी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं। अगर हम बात कर रहे हैं डीजीपी की भी, चीफ सेक्रेटरी की भी, हमने गवर्नर की भी बात की, तो हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो लोकायुक्त कौन है, उनका नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि लोकायुक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन है। तो लोकायुक्त का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि जो लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम जो है वो जस्टिस CB बरोवालिया जो है वो है। ये जो CB बरोवालिया हैं लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश जो है वो विधानसभा की बात करें तो मुख्यमंत्री का तो आपको पता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के जो है वो स्पीकर कौन है, स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो है वो कौन है। तो स्पीकर का नाम भी ध्यान रखना है कि कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो है वो स्पीकर हैं। इनका भी पता चल गया। ये सब आपने जो है वो इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखने हैं। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट HPRCA ने तो अलग अलग तरह से जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर, इन इम्पॉर्टेंट पोस्टों के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है क्या पूछा गया है, बोलते हैं, व्हाट इज सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड अंडर द डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। तो एक योजना जो है वो चलाई गई है जिसको नाम दिया गया है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। अब इस योजना के तहत क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को जो है वो उच्च शिक्षा के लिए जो है वो ऋण जो है वो दिया जाता है। तो बोलते हैं कि कितने प्रतिशत ब्याज पर जो है ये ऋण दिया जाता है। तो ये सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाता है, 1% पर जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये जो डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत जो है, यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा भी गया है, इस योजना के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करती है, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जो है वो 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। कितना?
अप टू 20 लाख रुपये का जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो है वो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट होता है। 1% इंटरेस्ट रेट पर जो है ये लोन प्रोवाइड जो है वो करवाया जाता है। साथ में ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत जो है ये प्रोफेशनल एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, इन सब को जो है वो यहाँ पर कवर जो है वो किया गया है। ये योजनाओं का लाभ जो है वो मिलेगा किसको, तो ये योजनाओं का लाभ जो है वो बोनाफाइड हिमाचली स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनकी जो है वो फैमिली की इनकम जो है वो अंडर 12 लाख जो है वो आती है। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का 82.80% जो है वो आता है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो 74% आता है, और हिमाचल के लिटरेसी रेट के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो 8.8% जो है वो ज़्यादा है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर 1 में, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इसमें से ही अगर हम देखेंगे कि मेल लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो मेल लिटरेसी रेट जो आता है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितना आता है, 89.53% जो है वो आता है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 75.93% जो है वो आता है। साथ में ध्यान रखना है कि ये तो हो गए 2011 की जनगणना के आंकड़े। अभी जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, इसके आंकड़े भी सामने आए हैं। तो इसके आंकड़ों के अनुसार 2019-21 का जो है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो 93.3% जो है वो आता है। इसमें से जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो मेल लिटरेसी रेट है वो 94.9% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो 91.7% है। और इसके बीच में अगर आप जेंडर डिस्पैरिटी देखेंगे, मतलब इन दोनों मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो 3.2% का जो है वो डिफरेंस जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। तो ये डाटा याद रह जाएगा, इसमें से कैसे भी कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 21A के तहत जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो आता है, ये भी पता होना चाहिए। इतना सब जान लिया तो अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा हेडक्वार्टर फ्रॉम शिमला टू। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है, उसको शिफ्ट करने की जो है वो बात की है। ये कहाँ से कहाँ को शिफ्ट जो है वो किया जाएगा, तो रेरा को शिफ्ट करने की बात की गई है। रेरा जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, पहले ये शिमला में था, अब ये शिमला से जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा धर्मशाला को। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। HP रेरा की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात जो है वो करते हैं। HP रेरा ने जो है वो काम करना स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2020 से। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कब से इसने काम करना स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2020 से इसने काम करना जो है वो स्टार्ट किया। HP रेरा की अगर हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करना, प्रमोट करना रियल एस्टेट सेक्टर को हिमाचल प्रदेश में। और जो यहाँ पर जो है प्लॉट्स की सेल्स होती है, अपार्टमेंट बनते हैं या फिर और भी जो है वो चीज़ें कंस्ट्रक्शन से संबंधित होती हैं, तो उनमें ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है ये चीज़ें हो सके। प्लॉट बिकते हैं, अपार्टमेंट बिकते हैं, बिल्डिंग्स बिकती हैं, उनकी जो है वो सेल या फिर वो बिक रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो हो सके, ये इंश्योर करना जो है वो HP रेरा का जो है वो काम है। HP रेरा पहले शिमला में बैठता था, पहले शिमला में इसका ऑफिस था, अब शिमला से इसको धर्मशाला में ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया, या फिर जब तक आप शायद वीडियो देख रहे हैं तब तक कर दिया गया होगा। ये आपको पता चल गया HP रेरा के बारे में। और हम यहाँ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें याद रख सकते हैं। यहाँ से TCP के बारे में आपको ध्यान रखना है। TCP क्या है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है वो इसको बोलते हैं। ये जो TCP का एक्ट है ये कौन से ईयर का है, तो हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक्ट जो है वो 1977 का एक्ट है। इसके तहत जो है वो 16 प्लानिंग एरिया आते हैं, 36 स्पेशल एरिया जो है वो इसके तहत जो है वो पूरे हिमाचल में जो है वो आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्या कुछ है याद रखने के लिए, यहाँ पर हिमुडा की बात करना जो है वो ज़रूरी है। हिमुडा की बात भी यहाँ पर जो है वो कर ली जाए।
हिमुडा बोले तो हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड। तो ये जो हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि हिमुडा का जो पूरा नाम आता है वो हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो हाउसिंग बोर्ड बनाया गया था वो कब बनाया गया था, वो 1972 में जो है वो बनाया गया था। ये जो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का हाउसिंग बोर्ड, ये 1972 का एक्ट था, हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1972, इसके तहत जो है वो बनाया गया था। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। और बोलते हैं पहले जो है वो ये हिमाचल प्रदेश का हाउसिंग बोर्ड जो है वो हुआ करता था 1972 में। बाद में ज़रूरत ये महसूस हुई कि इसको रीडेजिग्नेट किया जाए और इसको जो है वो इसके तहत जो है वो अर्बन डेवलपमेंट को भी लाया जाए। फिर ये हिमुडा का निर्माण जो है वो होता है हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और जुलाई 1, 2004 को जो है वो इसका निर्माण जो है वो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रीडेजिग्नेट एक तरह से जो है वो किया गया था, ठीक है, रीडेजिग्नेट किया गया था। पहले हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड इसको बोलते थे, फिर बाद में चलकर रीडेजिग्नेट हुआ, फिर ये हिमुडा कहलाने लगा। ठीक है जी, तो ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए और पेपर 1 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है वो हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ। इस पेपर 1 की टेस्ट शीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। आप जानते हैं कि पेपर 1 कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें पास होना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग है तो पास होने में डिफिकल्टी जो है वो आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि तुक्के लगाकर आ जाएंगे, तुक्के वाला काम तो बिल्कुल खत्म है पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो पेपर 1 में पास होना जो है वो ज़रूरी है, और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। अगला बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। जो HPRC एग्जाम करवाता है उसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स का लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए, या फिर जो है वो आप कितने सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट में आना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परंतु मेरिट में आने के लिए जो है वो आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, हर एक सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो अगर आप इंपॉर्टेंस समझते हैं तो टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। इन टेस्ट शीट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। आगे बोलते हैं, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश ऑफिशियली इंक्रीज्ड द रिजर्वेशन कोटा फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 33% टू 50%। देखिए, पंचायतों में आपको पता है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि बाकी स्टेट के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश जो है वो महिलाओं को यहाँ पर 50% आरक्षण जो है वो देता है। जब रिजर्वेशन स्टार्ट हुई थी महिलाओं के लिए तब तो 33% ही दी जाती थी, परंतु बाद में चलकर हिमाचल में जो है वो एक नई पहल की गई और 50% रिजर्वेशन देने की बात जो है वो कर दी गई। ये 50% रिजर्वेशन जो है वो 2008 से जो है वो स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्शन अप्रैल 2008 में जो है पास किया, और यहीं से जो है वो रिजर्वेशन जो महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में दी जा रही थी 33%, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अब 2008 में ये काम कर दिया गया, और पहली बार हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन ये जो पहली बार इलेक्शन हुए, फिर 2010 में जो है वो लोकल इलेक्शंस हुए थे, जिनमें ये तीनों टायर्स में जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया था। ये आप ध्यान रख लेंगे यहाँ से किस तरह से जो था ये हुआ था। हम बात यहाँ पर जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कर ही रहे हैं तो आपको पता ये होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एंड शेड्यूल जो है वो कौन सा है जो पंचायतों से जो है वो डील करता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऐसा है और कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल ऐसा है, तो पार्ट की बात जब भी की जाए तो पार्ट 9 आपने जो है वो ध्यान रखना है, ये पंचायतों से डील करता है। इसमें आर्टिकल 243 से 243O तक जो है वो आर्टिकल्स आ जाते हैं। शेड्यूल की अगर हम बात करें कि शेड्यूल जो है वो कौन सा है, शेड्यूल जो है वो 11वां शेड्यूल जो है वो आता है। 11th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 की, वो जो है वो आती है। अभी आप मुझे कमेंट कर ये बताएंगे कि नेशनल पंचायती राज डे भी हम मनाते हैं, तो ये नेशनल पंचायती राज डे जो है वो हम कब मनाते हैं, ये जो है वो आप कमेंट कर बताएंगे। ठीक है जी, जल्दी से कमेंट कर बताइए कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। साथ साथ में रिवाइज करना ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि जनरल अवेयरनेस का एक एग्ज़ाम जो है वो हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इम्पोर्टेंट डे के बारे में जो है वो पूछा गया था। वो कौन सा इम्पोर्टेंट डे था,
तो वो ये पूछा गया था कि जो नेशनल लेवल पर जो है हम सेफ्टी डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो वो मार्च 4 को मनाया जाता है। उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मार्च 4 को जो है वो ऐसे पूछा गया था नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो वो 4 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज, तो बोलते हैं कि एक आर्टिकल था आया हुआ गिरिराज पत्रिका में जिसमें बात की गई थी हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो फॉरेस्ट एरिया है उसकी बात जो है वो उसमें की गई थी। तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, हमने तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कवर करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरी लगेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो हिमाचल का फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, तो फॉरेस्ट एरिया हिमाचल का है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु फॉरेस्ट एरिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को है और जितना भी पढ़ने को है वो सब याद रखने को भी जो है वो है, ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे ही। देखो यहाँ पर देखो हिमाचल का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर ये है। ये पूरे एरिया का जो है वो 68.16% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। चलो सही बात है। साथ में ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो आता है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना जो है वो आता है, अब इसमें वो आता है 15,580.33 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे एरिया का 27.99% जो है वो बनता है। ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बने हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी पूछे हैं, HPRC भी जो है वो पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो फॉरेस्ट कवर है उसमें वेरी भी जो है वो करता है 10% से 17% तक अलग अलग तरह से वेरी जो है वो किया जाता है। यहाँ पर बोलते हैं कि 855.07 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो ट्री कवर के तहत जो है वो आता है, ये ट्री कवर के तहत जो है वो आता है। फॉरेस्ट कवर जो वेरी डेंस कैटेगरी में जो है वो आते हैं, जिनको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, वो जो है वो 3,117.60 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आते हैं। ठीक है, इनकी जो क्राउन डेंसिटी है वो 70% से ज़्यादा जो है वो है। और बोलते हैं जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आते हैं वो कितने आते हैं, वो 7,280.29 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आते हैं। इनकी क्राउन डेंसिटी जो है वो 40% से 70% के बीच में जो है वो है। और अगर हम बात करते हैं कि ओपन फॉरेस्ट कितना आता है, तो वो 5,182.46 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। ठीक है, इनकी डेंसिटी 10% से 40% के बीच में जो है वो आती है। फर्दर जो है जो यहाँ पर श्रब्स कवर आता है वो आता है 308.69 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है नायब तहसीलदार के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। मैच करने को वहाँ पर डाटा जो था वो दिया गया था कि मैच करके जो है वो आप इनका आंसर जो है वो बताइए। तो मैच करने को डाटा दिया गया था, उस तरह से आपको उनका आंसर करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये आपको जानकारी इनकी पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच बजट स्पीच वॉज द ओपनिंग ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल अनाउंस। तो बोलते हैं कि जो राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, ये किस वर्ष बजट में जो है वो की गई थी, किस वर्ष के बजट में जो है इसकी घोषणा जो है वो की गई थी। इस बार भी जो है वो गिरिराज पत्रिका में राजीव गांधी जो गवर्नमेंट डे मॉडलिंग स्कूल हैं उनकी बार बार चर्चा हो रही थी। तो हमें तो वही चीज़ पढ़नी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए कि कब कौन सी योजना जो है वो चलाई गई, तो हम उसी तरह का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये जो राजीव गांधी गवर्नमेंट डे मॉडलिंग स्कूल है, इनकी घोषणा जो है वो 2023-24 के बजट सेशन में जो है वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बजट स्पीच जो 2023-24 की थी, वहाँ पर जो है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो एक इस तरह का जो है वो मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो खोला जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी से 12 तक की क्लासेस जो हैं वो होंगी, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटीज़ होगी, प्ले फील्ड होंगे, इंडोर स्टेडियम होगा, प्लेग्राउंड्स होंगे, अदर स्विमिंग पूल, बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो उस टाइम इसमें बताई गई थी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अभी ये चर्चा में है, अब कितनी इसमें जो है वो किस तरह की प्रोग्रेस होती है, किस तरह के ये स्कूल होते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। अब देखिए चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये बता देता हूँ मैं आपको कि क्या है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में जो है वो तेजी लाई जाए, ये कहा गया। इसमें भी यही बातें कही गई थी कि 12वीं तक जो है वो समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी इन स्कूल्स में। स्मार्ट क्लासेस होंगी, खेल मैदान होंगे, इंडोर स्टेडियम्स होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, अन्य आधुनिक सुविधाएं भी जो है वो इसमें प्रोवाइड जो है वो करवाई जाएगी।
तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर जो है वो शिक्षकों के पद की भर्ती कर रही है, ये सब बातें कही थी। अब आप तो टीचर की तैयारी जो है वो कर ही रहे हैं, टीचर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, आप सब इन चीज़ों के बारे में जो है वो जानते हैं और जानना भी चाहिए, आपकी अपनी एक राय भी होनी चाहिए इनके बारे में। फिलहाल तो हम वही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन। तो बोलते हैं कि जो पठानकोट से जोगिंदरनगर वाली रेलवे है, इसने कब से काम करना स्टार्ट जो है वो किया था। ऐसा तो नहीं है कि ये अभी जो है वो आई है, ये पहले से जो है वो यहाँ पर कार्यरत है। अब ये क्यों चर्चा में आई वो भी हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले हम इस पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कब से इसने जो है वो काम करना स्टार्ट किया है, कब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी, कितने किलोमीटर लंबी ये है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर जो रेलवे लाइन आती है, ये नैरो गॉज रेलवे लाइन जो है वो आती है। 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और जो बनकर तैयार हो गई, ट्रैफिक के लिए ये ओपन की गई, वो 1929 में की गई, यानी कि इसने ऑपरेशन 1929 से जो है वो अपना जो है वो शुरू कर दिया था। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो आती है। चर्चा का विषय क्या रहा कि हम गिरिराज पत्रिका में ये जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो हम पढ़ते हैं मिशन अलाइड में हिमाचल जीके के, यहाँ पर पढ़ने के पीछे का रीज़न जो है वो क्या है वो भी जान लीजिए। अभी ये रेलवे लाइन जो है वो ओपन की गई है लगभग 2 सालों के बाद। 2 सालों के बाद ओपन करने का क्या मतलब है, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि 2022 में जो है वो प्राकृतिक आपदा के कारण जो है यहाँ पर एक पुल था बीच में, चक्की नदी के ऊपर बना हुआ, वो पुल जो है वो बह गया था। उसके चलते जो है वो रेलवे के जो है पूरे रूट जो है वो ठप हो गए थे, मतलब ये रेलवे जो है वो नहीं चल रही थी। अभी चक्की पुल का पुनर्निर्माण किया गया है और कांगड़ा घाटी में ये फिर से जो है वो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन सेवा जो है वो बहाल हो गई है। लगभग 3 साल के बाद जो है ये रेलवे सेवा जो है वो बहाल हुई है, मतलब रेलवे जो है वो दौड़ना यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो चलो जी, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है अगर याद रख लिया। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस चलते हैं, परंतु वन लाइनर क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, उनकी डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। एक बात मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो है वो डेडलाइन दी हुई है कि टेम्परेरी बैन जो है वो टेलीग्राम पर लगाया गया है 22 जून तक। तो अगर ये बैन हट जाता है तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वो कमेंट करेंगे या वो हमें मैसेज करेंगे, कमेंट कर तो कुछ होगा नहीं, वो हमें मैसेज कर देंगे, ईमेल कर देंगे और उनको टेस्ट सीरीज ग्रुप का लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और टेस्ट सीरीज ग्रुप के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जो है वो टेस्ट सीरीज ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ईमेल करना है उसके लिए आपको, ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। टेलीग्राम पर बैन लगाया गया, उसके चलते जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो हुई, परंतु चलिए अब क्या कर सकते हैं, वो ओवरऑल इंडिया में बैन लगाया गया था। फिलहाल हम वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा पर्वतीय दर्रा स्पीति को लद्दाख से जो है वो जोड़ता है। तो स्पीति को लद्दाख से जो दर्रा जोड़ता है वो कांगला दर्रा जो है वो आता है। कौन सा दर्रा आता है, वो कांगला दर्रा जो है वो आता है। कांगला दर्रा यहाँ पर देखिए, ये दर्रा जो है वो आता है। आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि कौन सा ऐसा दर्रा है हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जो है वो जोड़ता है। अब कोई सा भी एक दर्रा बता दीजिए, क्योंकि ऐसे 3-4 दर्रे हैं जो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ते हैं। आपको कौन कौन से याद हैं वो कमेंट कर कर बताइए, रिवीजन हो जाएगा। आगे बोलते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन हुआ करता था। तो विजय वर्मन उस टाइम चंबा का शासक जो है वो हुआ करता था जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। मंडी के पंचवक्रता मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो मंडी का ये पंचवक्रता मंदिर जो है वो अजबर सेन के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। किसने? अजबर सेन ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। अजबर सेन जो है वो मंडी के राजा थे। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन ने ही की थी। आगे बोलते हैं रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये बड़ा भंगाल जो है वो आता है। बड़ा भंगाल से रावी नदी निकलती है। रावी नदी का ये भी ध्यान रखना है कि चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि चंबा शहर कौन सी नदी के किनारे आता है। आगे बोलते हैं किले में कैद होकर काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो ये जो है वो यादवेंद्र शर्मा की जो है वो रचना है।
नेक्स्ट में बोलते हैं राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे वो श्री SV कृष्णामूर्ति राव जो था वो थे। ये राज्यसभा के पहले उपसभापति की बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किन 2 जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख भी मिलता है। एक ऋषभदेव हैं और एक जो है वो अरिष्टनेमी है। इनके नामों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट में बोलते हैं स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में मिलता है। तो ये जो है वो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में जो है वो मिलता है, इनमें जो है वो मिलता है। आगे बोलते हैं हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी को जो है वो किया गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त। नेक्स्ट में बोलते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। वो अन्ना MM वेटिकेट को जो है वो किया गया। आगे बोलते हैं फेमिना मिस इंडिया 2025 का ताज जो है वो किसके सिर जो है वो किसके सिर सजा है या फिर किसके द्वारा जीता गया है। वो साध्वी 30 सैल के द्वारा जीता गया है। ये तो हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में भी। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। ये 18 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो है वो किया गया है। हाल ही में लगातार तीसरी बार किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो वो हरिवंश नारायण सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है लगातार तीसरी बार। बोलते हैं वैज्ञानिकों द्वारा भारत में गौरामी मछली का पहला जीवाश्म किस स्थान पर खोजा गया था। तो वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जो है वो खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप पंचायत सेक्रेटरी पटवारी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही टेस्ट शीट से आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है जहां से आप टेस्ट शीट्स में जो है वो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लाइज्ड हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पिंक काउंटिंग सेंटर फॉर पंचायत समिति एंड जिला परिषद इलेक्शन। तो पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन हुए। बोलते हैं इसके लिए पहला जो गुलाबी गिनती केंद्र बनाया गया था, स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। कमेंट कर आप अपना आंसर बताएंगे। इसके बारे में हमने डिटेल से भी पढ़ा था पहले मई महीने के गिरिराज पत्रिका के चौथे पार्ट में। ये जो पिंक काउंटिंग सेंटर है ये क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर अगर टेलीग्राम स्टार्ट हो जाता है तभी ज्वाइन कर पाएंगे, परंतु उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में भी सबसे नीचे दिया गया होगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।